हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईईआईएफएस के मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट एंड मार्केट डायनामिक्स ओवर देयर। सो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा। एंड फर्दर इफ यू फील लाइक कि आपको हमारी पिछली वीडियोस को भी गो थ्रू करना है तो आप उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं विजिटिंग अवर वेबसाइट jaib.learningsessions.in। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट टू गेट ऑल द फ्री पीडीएफ्स सेम वेबसाइट के ऊपर, सिंपली आपको साइन अप कर लेना है एंड वहां पर जाकर के आपको चारों पेपर्स पीपीबी, आईएएफएस, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम चारों की आपको कंप्लीट पीडीएफ्स भी मिलने वाली हैं। सो डू ज्वाइन ओवर द वेबसाइट एंड फर्दर वहां पर जाकर के एक्सेस कर लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड whensoever we upload the new videos over here. So let's start the session over here and it's related to the interconnectedness of market and market dynamics over here. तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर बात करें तो वो यहां पर यूनिफॉर्म नहीं है। अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करता हूं तो वो डिफरेंट है, अगर मैं मनी मार्केट की बात करता हूं डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट है, उनके फीचर्स डिफरेंट है एंड फर्दर लेकिन वो इंटरकनेक्टेड होती है, यानी कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है। लेट्स से द केस कि अगर पर्सन ए जो है वो मनी मार्केट में डील कर रहा है एंड फर्दर वो क्रेडिट मार्केट में भी डील कर रहा है एंड फर्दर डेप्ट मार्केट में भी डील कर रहा है, तो अल्टीमेटली इंटरकनेक्टेडनेस कहीं ना कहीं बन जाती है। अब क्या क्या रीजंस हैं इंटरकनेक्टेडनेस रिलेटेड है, उसको यहां पर गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कैपिटल की बात करते हैं तो वो ज्यादा मोबाइल है। क्यों मोबाइल है? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकती है। वो बेसिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाएगी, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जाएगी। सो देयर आर नो बाउंड्रीज रिलेटेड टू इट एंड फर्दर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई है। अब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो डेफिनेटली आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो फंड्स की, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड फर्दर द थर्ड वन इज रिलेटेड टू कि आपके पास रेगुलेशंस भी इस चीज को अलाउ करते हैं कि आप यहां पर डिफरेंट मार्केट के प्रोडक्ट्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं ताकि जो कंपिटिटिव यहां पर प्राइसिंग है प्रोडक्ट्स की वो यहां पर हो पाए। ठीक है, तो ये तीन रीजन है कि यहां पर इंटरकनेक्टेडनेस आपको देखने को मिलती है। एंड फर्दर इंपॉर्टेंस क्या है? पहली चीज ये है कि यहां पर आपको पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा, आपके लिए अगर इंटरकनेक्टेडनेस रहती है तो ज्यादा बेटर वे में आपके पास जो प्राइस सिग्नल्स हैं वो मिल पाते हैं। यानी कि अगर एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है एंड फर्दर उसकी जो प्राइसिंग है एक पर्टिकुलर मार्केट में एक जैसी है, तो वहां पर सेम इंस्ट्रूमेंट की प्राइसिंग क्या रहेगी दूसरी मार्केट में, या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग रहेगी दूसरी मार्केट में, वो काफी ज्यादा मैटर करती है। अब डेफिनेटली अगर आप यहां पर इंटरकनेक्टेडनेस करते हैं तो जो मार्केट में डायनामिसिटी है वो तो एग्जिस्ट करेगी, साथ ही साथ आपकी जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी यहां पर बढ़ती है। एंड फर्दर कंपनी का जो हमारे कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी ज्यादा बेटर बनता है एंड आप इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ इमर्ज कर सकते हो। तो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि जो आपके पास पर्टिकुलरली इंटरमीडियरीज हो गई या फिर आपके पास जो पर्टिकुलरली और ऑपरेशन हो गए वो आपस में क्या होते हैं, इनहैंस होते हैं, उनमें कंपिटिटिवनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसमें पर्टिकुलरली आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आजकल कर ही रहे हो, यानी कि आप ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हो, आप पर्टिकुलरली स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ऑनलाइन सिग्नल्स कर रहे हो, आपके पास बेटर कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। डेफिनेटली उसके थ्रू आपकी जो मार्केट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड रहती हैं। फर्दर लेट्स हैव अ लुक एट द हेट्रोजेनिटी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। लाइक आई टोल्ड यू कि जो हमारे पास ये मार्केट्स हैं दीज आर एक्चुअली नॉट यूनिफॉर्म, ये एक जैसी नहीं है। इनके जो फीचर्स हैं, इनके जो फंक्शंस हैं वो यहां पर डिफरेंट है एंड दोज डू एग्जिस्ट ओवर देयर। तो फाइनेंशियल मार्केट्स यहां पर यूनिफॉर्म नहीं है, उनके फीचर्स यहां पर डिफरेंट है विच मेक्स इट हेट्रोजिनस। एंड फर्दर जहां पर मार्केट हेट्रोजिनस नहीं है वहां पर इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है? अगर दो चीजें मेरी अलग अलग हैं, अगर मार्केट ए मेरी मार्केट बी से डिफर करती है तभी तो इनकी इंटीग्रेशन की जरूरत है, ताकि आपस में इनको इंटीग्रेट किया जा सके, ताकि ए मार्केट के प्रोडक्ट्स को बी में एंड बी मार्केट के प्रोडक्ट्स को ए में डील किया जा सके, तभी तो इंटीग्रेशन की जरूरत है। तो ये हेट्रोजिनिटी के क्या क्या रीजंस हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू लिक्विडिटी। देखिए मार्केट टू मार्केट लिक्विडिटी जो होगी वो यहां पर डिफरेंट होगी। जो मनी मार्केट है आपकी वो ज्यादा लिक्विड होगी, जो कैपिटल मार्केट है डेफिनेटली वो कम लिक्विड होगी। अगर नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी यहां पर वेरी करेगी, यानी कि जो आपके पास इकोनॉमिकली आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आपके मार्केट टू मार्केट वेरी करेंगे। आपके पास सेविंग के, इन्वेस्टमेंट के, क्रेडिट के, डेरिवेटिव जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे। एंड साथ ही इनमें जो रिस्क प्रोफाइलिंग होगी डेट विल आल्सो बी डिफरेंट, यानी कि जो रिस्क आपके पास एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आपके पास एग्जिस्ट करता है वो रिस्क आपका दूसरे इंस्ट्रूमेंट में नहीं एग्जिस्ट करता होगा। जैसे कि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो वहां पर आपके पास डिफॉल्ट रिस्क
नहीं होता, वहां पर आपके पास क्रेडिट रिस्क नहीं होता। जबकि इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें तो वहां पर तो आपके पास ये रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क काफी ज्यादा हद तक ज्यादा होता है, ठीक है। एंड फर्दर डिफरेंट मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कई मार्केट में आपके पास बैंक्स, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी टारगेट कर रही हैं। हो सकता है किसी और मार्केट में वो वहां पर डील ना करती हो, तो ये भी डिफरेंस मिलता है, आपको देखने में मिलता है, ठीक है। तो ये हेट्रोजेनिटी के आपके पास रीजंस हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लेवल्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन। तो मार्केट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक ही कंट्री के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास मार्केट सेगमेंट्स है, आपने उनको आपस में क्या करना है, इंटरलिंक करना है। दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स रिलेटेड टू डोमेस्टिक मार्केट इंटीग्रेशन ओवर देयर। अब मार्केट इंटरेस्ट रेट्स जो होंगे आपके डिफरेंट मार्केट्स में, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रेफरेंस बेस रेट के ऊपर बेस्ड होंगे। एंड फॉर द सारी की सारी मार्केट्स में जो भी मार्केट्स एक पर्टिकुलर टेरिटरी में इन्वॉल्व है, उनके सभी के इंटरेस्ट रेट्स उसी के बेस पर चल रहे होंगे। अब डोमेस्टिक मार्केट्स को क्लोजली इंटीग्रेट करने की कुछ जरूरत पड़ती है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आर्बिट्रेज का काम करते हैं। आर्बिट्रेज का मतलब होता है, लेट्स से केस कि पर्सन ए यहां पर मार्केट ए में भी डील कर रहा है, वो मार्केट बी में भी डील कर रहा है, मार्केट सी में भी डील कर रहा है। लेकिन आर्बिट्रेज इज समथिंग रिलेटेड टू जस्ट ऑन साइमल्टेनियसली मैं ए से परचेज करता हूं, साथ के साथ बी में सेल कर देता हूं, बी से परचेज करता हूं, सी में सेल कर देता हूं, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाती है, दिस इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू कि साइमल्टेनियसली सेल परचेज में लगे हुए हो, तो इसलिए क्लोज यहां पर इनको इंटीग्रेट करना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि मार्केट कंडीशंस को कम से कम एक्सप्लॉइट किया जा सके। अदरवाइज एक मार्केट से दूसरी मार्केट में पैसा जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एंड अल्टीमेटली इकोनॉमी को इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर द ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जब हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो क्रॉस बॉर्डर फ्लो एंड कैपिटल के लिए अब यहां पर अवेलेबल है, यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वहां पर हो सकती हैं। दैट्स रिलेटेड टू ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशंस ओवर दिया। अब गवर्नमेंट ने बहुत से जो बैरियर्स है कैपिटल को लेकर के, टैक्सेस को लेकर के, वो हटा दिया, वो वहां पर बर्डन्स नहीं है, वहां पर पर्टिकुलरली हर्डल्स नहीं है आपके पास, ठीक है। दैट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन। इसी तरह से अगर हम रीजनल मार्केट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इट्स रिलेटेड टू व्हाट, कि आप एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, आप उनको इंटीग्रेट करना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए कि एशियन क्लियरिंग यूनियन है। अब एशियन क्लियरिंग यूनियन के केस में मल्टीपल जो कंट्रीज हैं यहां पर रिलेटेड, वो पर्टिकुलरली डील कर रहे हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, ताकि यहां पर कन्वर्टिबिलिटी प्रॉपर हो पाए एंड अल्टीमेटली जो ट्रांजैक्शन है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, वो प्रॉपर हो पाए, यानी कि लिक्विडेशन उस पर्टिकुलर रीजन में बेटर हो जाएगी अगर वो इस पर्टिकुलर मार्केट में डील करते हैं, राइट। दैट्स रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ पर्टिकुलर आपके पास क्या था, जो इंटीग्रेशन थी, ठीक है। एंड उसके बाद हम एसीयू यानी कि एशियन क्लियरिंग यूनियन के बारे में बात करने वाले हैं। सो एसीयू जो है, दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट, वो एक पेमेंट अरेंजमेंट है। पेमेंट अरेंजमेंट का मतलब होता है जहां पर डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ लेन देन यहां पर इसके थ्रू कर रहे हैं। दैट्स रिलेटेड टू पेमेंट अरेंजमेंट ओवर देयर, राइट। एंड फर्दर यहां पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंट्रा रीजन ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसे इंडिया वालों ने पैसे भेजने श्रीलंका में, ठीक है, या किसी कहीं और पर, तो अल्टीमेटली डील किसके थ्रू करेंगे, एशियन क्लियरिंग यूनियन के थ्रू करेंगे। तो बेसिकली रीजनल इंटीग्रेशन आपकी दो रीजन्स को, डिफरेंट रीजन्स को ये इंटीग्रेट करता है। अब ये जो एसीयू है, इट वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय द इनिशिएटिव ऑफ, कहां के इनिशिएटिव के थ्रू, यूनियन नेशंस, जो आपके पास यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक था, उसके इनिशिएटिव के साथ आपके पास एसीयू को यहां पर बनाया गया। एंड यहां पर आपके पास इसको याद करने का जो मेन पर्पस है, आप कैसे कर सकते हो, आपको याद करना है BBIIMM। क्या याद करना है, BBIIMM एंड एनपीएस। ये आपको वर्डिंग यहां पर याद करनी है। फिर बिम एनपीएस याद कर लीजिए, इसके थ्रू भी आपको याद हो जाएगा। बी से आपके पास बांग्लादेश, बी से भूटान, आई से इंडिया एंड ईरान, एम से आपके पास मालदीव्स एंड म्यांमार हो गया, एंड एनपीएस यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट मेंबर्स हैं एसीयू के। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपके पास डिफरेंट रीजन हैं, वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जहां पर इन्वॉल्व है, वो उन ट्रांजेक्शन को उसके थ्रू कर पाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। अब यहां पर हमने इफेक्टिव यूज ऑफ करेंसीज का भी करना है, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं जब वो ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं आपस में, तो वो पर्टिकुलर करेंसीज को ज्यादा बेटर वे में, इफेक्टिव वे में यूज कर पाए, ये भी मेन पर्पस था। एंड फर्दर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में कॉपरेशन रहे मॉनेटरी बेसिस के ऊपर, ये भी इसका एक रीजन था। एंड फर्दर करेंसी एक्सचेंज मेथड जो है पार्टिसिपेंट्स के अंदर, वो फैसिलिटेट हो पाए। तो मेनली था कि जो ट्रांजेक्शंस हैं वो ज्यादा बेटर वे में इन पर्टिकुलर मेंबर कंट्रीज के बीच हो पाए। जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस हैं, यूज ऑफ करेंसी को बेटर किया जा सके, इनके अंदर कॉपरेशन को इंक्रीज करना है, एंड फर्दर करेंसी एक्सचेंज को भी फैसिलिटेट करना है। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू एसीयू। एंड मेंबर्स को याद करने के लिए याद कर लीजिए BIM,
एनपीएस, ठीक है, BIM एनपीएस, इसको याद कर लीजिए, इसके थ्रू मेंबर्स आपको याद हो जाएंगे। सो रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है, जस्ट एक मेथड आपको बता रहा हूं जिसके थ्रू इजी वे में याद कर पाएंगे। अच्छा, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट जो होती है ना, ये आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यानी कि 1 साल तक के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यहां पर मनी मार्केट में आप डील करते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को हम डील करते हैं। एंड फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स जो मनी मार्केट में डील किए जाते हैं, जैसे कि कॉल मनी हो गया, CDR हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, इनको आप मनी मार्केट में डील करते हो। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनका करता रहता है, यानी कि इनका रेगुलेटर है। अगर मनी मार्केट की हम इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में बात करते हैं, तो मनी मार्केट जो है वो पहली यहां पर एक लेग है, फर्स्ट लेग है रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांजिशन, यानी कि जब मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी चीजें चेंज की जाती हैं तो वो यहां पर पर्टिकुलर किसके थ्रू होती है, मनी मार्केट के थ्रू होती है। एंड फर्दर मनी मार्केट की जो पॉलिसी रेट चेंजेस होते हैं वो WCR के थ्रू होते हैं। WCR होता है वेड एवरेज कॉल मनी मार्केट रेट, यानी कि वेड एवरेज, यानी कि मनी मार्केट का जो रेट है उसका वेड एवरेज निकाला जाएगा। एंड अनकोटराइज्ड वे में इसको यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी मनी मार्केट के रेट्स होते हैं वो पर्टिकुलरली WACR, यानी कि वेड एवरेज कॉल मनी मार्केट रेट से ही यहां पर आधारित होते हैं। एंड उसके बेस पर डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड यहां पर लेकर के नए रेट्स बनाए जाते हैं, यानी कि इसको यहां पर एक तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं दैट दिस इज कंसीडर्ड टू बी काइंड ऑफ द बेंचमार्क रेट, और वी कैन से दिस इज कंसीडर्ड टू बी एज अ रेफरेंस रेट, जिसके थ्रू आपके साथ सारी सारी जो गतिविधियां हैं वो यहां पर चलती हैं, राइट। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू क्रेडिट मार्केट। अब क्रेडिट मार्केट वो मार्केट है जिसके थ्रू जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट है, वो डेप्ट इश्यू करती हैं इन्वेस्टर्स को, यानी कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू करती हैं। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स हो गए, जंक बॉन्ड्स हो गए, शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर्स हो गए, इनको यहां पर इश्यू किया जाता है। लेकिन मेन पर्पस क्या है कि आपने क्या इश्यू करना है, यू नीड टू इश्यू द डेप्ट टू द इन्वेस्टर्स ओवर देयर। अब डेप्ट टू द इन्वेस्टर्स का मतलब ये नहीं कि उनको डेप्ट देना है, बेसिकली डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर दिए जाएंगे, इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहां पर देंगे, इनको डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर दे दिए जाएंगे। दैट इज द मेन फंडा। एंड फर्दर यहां पर फेयर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बीच में एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बीच में। गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के बारे में बताते हैं, यानी कि अगर आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, लेट्स से देखिए वो 6.5% चल रहा है, तो यानी कि जो आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड होंगे ना वो इस रेट के ऊपर ही चल रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा रिस्क यहां पर आपके पास इंक्रीज होगा उसके हिसाब से आपके पास यहां पर जो बॉन्ड होते हैं वो काम करते हैं। कहने का मतलब है हायर द रिस्क हायर वुड द इंटरेस्ट रेट दैट इज टू बी पेड ओवर देयर। अब मान लीजिए पर्सन ए जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ठीक है, अब गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट 6.5% मिल रहा है, तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड क्यों परचेज करेगा अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड वाले भी 6.5% इंटरेस्ट रेट ही यहां पर अलाउ करेंगे? नहीं करेगा ना। तो अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला अलाउ करेगा 13% और 14% और मे बी हायर, तो उसके केस में ए जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड में। तो इसी के ऊपर इंटरकनेक्टेडनेस यहां पर बनी रहती है। फर्दर कैपिटल मार्केट की बात आती है। कैपिटल मार्केट बेसिकली वो फाइनेंशियल मार्केट है जो लॉन्ग टर्म डेप्ट के साथ डील करती है, या फिर इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज, यानी कि या तो ये शेयर्स के साथ डील करती है, या फिर यहां पर हम जो डिबेंचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं, उनके साथ हम यहां पर डील करते हैं, जिनको खरीदा बेचा जा सकता है। मेन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो यहां पर इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर्स यहां पर बन जाते हैं। एंड सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर रेगुलेटर है किसका? कैपिटल मार्केट का। अगर कैपिटल मार्केट की इंटरकनेक्टेडनेस की बात करें तो यहां पर जिस तरह से आपकी क्रेडिट मार्केट मूव करती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास कैपिटल मार्केट मूव करती है। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर बोल्ड आप इस तरह से समझिए, बॉन्ड यील्ड के थ्रू समझिएगा, अगर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाती है तो आपके पास स्टॉक मार्केट है वो नीचे आ जाएगी, उसके दाम गिर जाएंगे। जबकि अगर बॉन्ड यील्ड में डिक्रीज होता है तो स्टॉक मार्केट इंडाइसेस जो है वो यहां पर इंक्रीज होंगे। जो बॉन्ड यील्ड होती है वो बेसिकली हमारे पास अपॉर्चुनिटी शोकेस करती है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी? रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज ओवर दिया। तो सिंपल सा फंडा लेकर के चलना है कि जो यील्ड है मेरे पास, यील्ड इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द स्टॉक इंडाइसेस। जो आपके पास स्टॉक इंडाइसेस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यील्ड इंक्रीज होगी तो आपके पास जो स्टॉक इंडाइसेस है वो यहां पर कम हो जाएंगे, अगर यील्ड डिक्रीज हो रही है तो स्टॉक इंडाइसेस जो है वो मेरे पास यहां पर इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। दैट इज अ फंडा रिलेटेड रेट। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब देखिए आपको यहां पर यूएसडी खरीदने हैं, बेचने हैं, सेल करने हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करवानी है जिसको हम डीएलसी यानी कि डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, या फर्दर कोई भी आपके फॉरेन एक्सचेंज के ऑपरेशंस है जिनको आपने चलाना है। तो कहने का मतलब है जब करेंसीज को ट्रेड किया जाता है, व्हेन द डिफरेंट करेंसीज आर ट्रेडेड, तो वो पर्टिकुलरली कौन सी मार्केट बन जाती है? दैट्स बेसिकली एक्यूमुलेट टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ओवर देयर। एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो यहां पर फैसिलिटेट करती है कि कंट्री जो है वो अपनी करेंसी को फैसिलिटेट कर सकती है टू द ट्रांजैक्शंस ओवर द इंटरनेशनल मार्केट ओवर देयर। अब इंडिया की जो पार्टिसिपेंट्स हैं फॉरेक्स मार्केट में, वो बैंक्स,
कस्टमर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर है। अगर इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट्स ओपन है, क्योंकि जो आपके पास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये शॉर्ट टर्म के लिए, एफडीआई के थ्रू तो लॉन्ग टर्म के लिए आता है, एफआईआई के थ्रू यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा है वो यहां पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स में लाया जा सकता है। एंड फर्दर अगर स्टॉक मार्केट का पैसा कम हो जाएगा, यानी कि स्टॉक मार्केट के प्राइसेस कम हो गए हैं, तो उसके केस में ये एफआईआई वाले बंदे ना अपने पैसे वापस ले जाएंगे उठा करके। एंड स्टॉक मार्केट अगर बूम कर रही है तो एफआईआई इन्वेस्ट करेगी, अगर नहीं कर रही है तो वो बाहर पैसे ले जाएंगे। अगर वो पैसे बाहर लेकर के जाते हैं तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो वीक हो जाएगी, अगर वो पैसे इंडिया में लेकर के आते हैं तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो यहां पर आपके पास बूस्ट होगी, वो स्ट्रेंथन होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस ओवर हियर। देखिए इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन ये कहता है कि बैलेंस शीट के हिसाब से एंड फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स के हिसाब से हमने सभी मार्केट्स को इकट्ठे लेकर के चलना है कि कौन सी मार्केट में पैसे लगाए जा रहे हैं, कहां पर यूजेज हो रही है, कहां पर डिप्लॉयमेंट हो रही है, उसके बारे में। ठीक है, अब यहां पर फंड रिजर्व मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। अब अगर हम ट्रेजरी ऑपरेशंस की बात करते हैं सो इट्स रिलेटेड टू कि मुझे बीइंग अ बैंक, मुझे यहां पर अपनी एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की जो रिक्वायरमेंट्स हैं एंड जो सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड फर्दर मुझे यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि जो भी मेरा पोर्टफोलियो है, मेरा एसेट्स का पोर्टफोलियो है, उनका जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन पर्टिकुलर किसके साथ कंसर्न होती है, इंटरेस्ट रेट रिस्क के साथ कंसर्न होती है। तो मुझे ड्यूरेशन को अपने यहां पर ऑप्टिमम लेवल पर रिड्यूस करना है ताकि यहां पर मेरा इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है मिनिमम हो। तो वो काम किसका है, वो यहां पर ट्रेजरी ऑपरेशंस का ही काम है। फर्दर रिलेटेड टू लिक्विडिटी एंड द फंड्स मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास डिफरेंट स्टेजेस के अंदर आपको कितने यहां पर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, बैंक के पास कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, वो सभी चीजों को मैनेज करने का काम किसका होगा, वो भी यहां पर आपके पास ट्रेजरी का काम होगा। यानी कि सिंपल बातों में समझें तो एसेट लायबिलिटी को मैनेज करने का काम, जो भी एसेट लायबिलिटी है इनको मैनेज करने का काम, एंड फॉर द गैप मैनेजमेंट करने का काम, यानी कि जो भी डिफरेंट गैप्स आपके पास आ रहे हैं उनको मैनेज करने का काम किसके पास है, दैट्स ऑल विद द ट्रेजरी ऑपरेशंस ओवर देयर। अब यहां पर आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए इनपुट्स भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, पॉलिसी इनपुट्स देनी पड़ेगी कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करें एंड हमारा प्रॉपर एप्रोप्रिएट मिक्स क्या होना चाहिए। मिक्स का मतलब है कि मैं यहां पर स्टॉक्स में कितने पैसे लगा रहा हूं, डेब्ट में कितने पैसे लगा रहा हूं एंड क्रेडिट में कितने पैसे लगा रहा हूं। तो मुझे यहां पर प्रॉपर एक इनपुट देनी पड़ेगी बीइंग इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट कि कहां पर कितना कितना पैसा लगा जा सके ताकि एप्रोप्रिएट जो पोर्टफोलियो है वो हमारा मेंटेन हो पाए एंड अल्टीमेटली उसमें ओवरऑल जो रिस्क है वो भी हमारा मैनेज्ड हो, राइट। तो हमें ऑप्टिमल साइज के हिसाब से एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करनी पड़ती है ताकि हम एसेट एंड लायबिलिटीज की प्राइसिंग को अच्छे से कर पाए एंड ओवरऑल रिस्क को मैनेज करने का काम भी यहां पर ट्रेजरी के पास है। इसके अलावा आर्बिट्रेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सेम टाइम ऑफ एसेट्स इनटू टू डिफरेंट मार्केट्स ओवर देयर, दैट्स आल्सो रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स आल्सो विद द आपके पास ट्रेजरी के पास ये, ताकि हम उससे भी प्रॉफिट अर्न कर पाए। लास्ट में यहां पर बात आती है कंटेजियन इफेक्ट की। कंटेजियन इफेक्ट का मतलब पता क्या होता है कि एक पर्सन बिगड़ा हुआ है तो उसका इंपैक्ट जो होगा, उसके बिगड़े हुएपन का इफेक्ट जो होगा वो बाकियों के ऊपर भी बढ़ेगा। दैट इज अ कंटेजियन इफेक्ट ओवर देयर। यानी कि अगर आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, इफ देयर इज अ इकोनॉमिक क्राइसिस, सो अगर एक जगह पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो इकोनॉमिक क्राइसिस दूसरी जगह को भी इंपैक्ट कर सकता है। जैसे लेट्स से केस कि यहां पर चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो उसका इंपैक्ट जो है दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर, यूएसए के ऊपर, सभी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। सो दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स रिलेटेड टू कंटेजियन इफेक्ट ओवर देयर। अब ये जो कंटेजियन है दीज कैन अकर ड्यू टू मेनी रीजंस, क्योंकि सही तरह की कई सेम तरह की गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। खास करके हम जब लेबर एंड कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो उनको डिफरेंट मार्केट्स में यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये कंटेजियन इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। सो इसके साथ ही हमारा जो आज का ये लेक्चर है ये यहाँ पर खत्म होता है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर जेआईबी। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल फ्री है एंड साथ के साथ इफ यू वांट टू गेट द एक्सेस टू द फ्री पीडीएफ, आपको फ्री पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो इसको सिंपली आपको विजिट करना है jaib.learningsessions.in के ऊपर। तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर learningsessions.in के ऊपर विजिट कर लेना है एंड फर्दर हम यहां पर आपको सिंपल साइन अप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो डू हरी अप, जल्दी से जल्दी यहां पर विजिट कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।